हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। ये पहला वीडियो है इस चैनल का एंड आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आएगा। आज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये चैप्टर इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री जो हमारी बुक है उसका पार्ट है। तो एक बेसिक्स को ब्रश अप करते हुए रिवाइज कर लेते हैं। इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। जो हमारी फर्स्ट बुक है वो एंशिएंट हिस्ट्री से डील करती है, जिसमें हम सारी सिविलाइजेशंस के बारे में, इंडिया की जो अर्लीस्ट सिटीज थी उनके बारे में, जनपद, महाजनपद, जो हमारे रिलीजन्स डेवलप हुए, बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इन सब के बारे में बात करते हैं। मिडिवल हिस्ट्री में हम जो भी हमारे में फॉरेन इन्वेजन्स हुए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल्स, इनके एडमिनिस्ट्रेशन, इनके बारे में पढ़ते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री में हम लार्जली ब्रिटिश इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी में बोले तो फिर इसमें बहुत सारी और डिटेल्स हैं जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो अभी हमारा पहला चैप्टर है ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं, क्योंकि टॉपिक जो होता है वो किसी भी कंटेंट की समरी होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इस टॉपिक को या इस चैप्टर को हमने ब्रिक्स बीड्स एंड बोन्स ही क्यों नाम दिया है। तो हमारे इसमें 3 पार्ट्स हैं, ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। अब ये ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, इसको नाम इसलिए दिया गया है, अगर हम एक बेसिक लेवल पे देखें तो, कि ये 3 वो मेजर चीजें थी जिनसे हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। तो ये नाम इस चैप्टर को इसलिए दिया गया है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री का जो रिकंस्ट्रक्शन है वो आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स के बेसिस पे किया है। इनकी सिग्निफिकेंस क्या थी, ये किस तरीके से प्रोड्यूस होते थे, कहाँ कहाँ पे और कैसे हमें इसके फाइंड्स मिले हैं, ये आगे हम इस चैप्टर में देखेंगे। लेकिन ये हमको एक क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि क्यों ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स से ही करा गया था। आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने चैप्टर पढ़ा था राइटिंग इन सिटी लाइफ अबाउट द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बारे में तो हमारे पास रिटन सोर्स था, वैसे ही हड़प्पा के बारे में भी हमारे पास रिटन सोर्स है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में भी हमारे पास रिटन सोर्सेज है। फिर क्यों हम ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स को यूज कर रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। द हड़प्पन स्क्रिप्ट हैज नॉट बीन डेसिफर्ड येट। इस वजह से जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको लिटरेरी सोर्सेज से हटकर आर्टिफैक्ट्स की तरफ जाना पड़ रहा है, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है उनकी तरफ जाना पड़ रहा है, जो हमको एक्सकेवेशन के टाइम पे मिलते हैं। एक्सकेवेशन यानी कि जब हम कहीं पर डिगिंग करते हैं और अर्थ से अंदर खोदकर जो हमें चीजें मिलती हैं किसी भी जगह के बारे में या किसी भी हिस्टोरिकल जगह के बारे में, वो होते हैं हमारे आर्टिफैक्ट्स। और ये आर्टिफैक्ट्स हमें बेसिकली उस टाइम की लाइफ के बारे में, उस टाइम के लोगों की हैबिट्स के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो मेजर रीजन यही है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के यूज होने का, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं करी गई है, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। और इसी वजह से जो यहाँ से मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स हैं वो एक मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है अबाउट द सिविलाइजेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड जितनी भी आर्कियोलॉजिकल टर्म्स यहाँ पर यूज करी गई हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम इन टर्म्स को बार बार यूज करते रहेंगे। और अगर हमको ये इनिशियली समझ में नहीं आएंगी तो हमको फिर आगे जाके चैप्टर को समझने में प्रॉब्लम होगी और फिर हमें लगेगा कि ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो हम पहले उन आर्कियोलॉजिकल टर्म्स को समझेंगे जो इस लेसन में यूज करी गई है। सबसे पहला है टर्म हमारा कल्चर। कल्चर को समझने के लिए 3 चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली है डिस्टिंक्ट स्टाइल, दूसरी है स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया और थर्ड है स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक कल्चर अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजी कोई भी एक ऐसी चीज है जिसका अपना खुद का एक अलग, एक हटकर स्टाइल है, जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया में ही हमको मिलती है और एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर मिलती है। अब जैसे कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में। हड़प्पन कल्चर यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है, तो उसका एक डिस्टिंक्ट स्टाइल होगा, बनावट का एक तरीका होगा जो सिर्फ हमको उसी में दिखेगा, वो उसी ज्योग्राफिकल एरिया में मिलेगा जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एरिया होगा। और हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइम पीरियड है उसी टाइम पीरियड में हमको ये दिखेगी। तो
इन तीन चीजों को कैरेक्टराइज करते हैं हम कल्चर वर्ड को यूज कर कर। अगर हमने बोला है कि ये कल्चर है, इन जनरल भी अगर हम देखें, हम जब किसी जगह के कल्चर को डिस्क्राइब करते हैं कि ये गुजराती कल्चर है या ये महाराष्ट्रियन कल्चर है, ये बहुत ब्रॉड टर्म्स हो गई। एक स्टेट के अंदर भी बहुत सारे कल्चर्स होते हैं, एक स्पेसिफिक एरिया का एक कल्चर होता है। तो जैसे हम आज के टाइम में कल्चर की बात करते हैं, ये वही सेम कल्चर है कि एक डिस्टिंक्ट स्टाइल होगा जो एक स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया को बिलोंग करेगा और एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हमको वो चीजें मिलेंगी। तो ये तीन टर्म्स याद रखना जरूरी है जब भी हम कल्चर को समझेंगे। क्या क्या है वो? डिस्टिंक्ट स्टाइल, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल एरिया एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो इस लेसन में हड़प्पन कल्चर वो कल्चर है जो सिरका 2600 BCE टू 1900 BCE के बीच में हमको मिला है। तो हड़प्पन कल्चर वो कल्चर होगा जो हमें सिरका 2600 BCE टू 1900 BCE के बीच में मिलता है। यहाँ पे सिरका जो स्मॉल सी है वो अप्रोक्सीमेशन को डिनोट करता है, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास डेट को लेकर कोई रिटन एविडेंस या कोई ठोस एविडेंस नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिरका यानी कि अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं कि इस टाइम के आसपास ही ये सिविलाइजेशन रही होगी। तो जो पार्ट हम समझते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के हैं, उन सब जगह पर हमें हड़प्पन कल्चर मिला है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स के बेसिस पर ही हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिली है, और इसीलिए हड़प्पन कल्चर के बेसिस पर ही हमने हड़प्पन सेटलमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है। यानी कि जहां जहां पर हमें हड़प्पन कल्चर यानी कि हड़प्पा को बिलोंग करने वाले आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, उन जगहों को हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट माना है। अब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने बहुत सारे कल्चर को जो हड़प्पा से पहले था उसको कहा है अर्ली हड़प्पन कल्चर, और जो हड़प्पा के बाद था उसको कहा है लेट हड़प्पन कल्चर। ये हड़प्पन कल्चर से टोटली डिफरेंट है। हम इस चैप्टर में सिर्फ हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि फिर अर्ली हड़प्पन कौन सा है, लेट हड़प्पन कौन सा है, हम किसकी बात कर रहे हैं, उससे डिस्टिंग्विश करने के लिए, उससे डिफरेंस बताने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स ने जिस हड़प्पन कल्चर जो मेन है, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बिलोंग करता है, उसे कहा है मैच्योर हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले की जो चीजें हमें पाई गई हैं वो अर्ली हड़प्पन कल्चर का पार्ट हो गई। हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान की जो चीजें हमें मिली है वो मैच्योर हड़प्पन कल्चर हो गया, और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद, उसके खत्म होने के बाद या उसके डाउनफॉल के बाद जो हमें चीजें मिली है, दे फॉर्म द लेट हड़प्पन कल्चर। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ मैच्योर हड़प्पन कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हड़प्पन कल्चर। अब हड़प्पन कल्चर हमें कैसे मिला है? बेसिकली द ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हम रिटन स्क्रिप्ट को डेसिफर नहीं कर पाए हैं, तो ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या है? सील्स आर अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जिससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है हड़प्पन कल्चर के बारे में। इसके अलावा बीड्स, वेट्स के बारे में भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से जो हड़प्पन्स थे वो अपने सिविलाइजेशन में ट्रेडिंग करने के अलावा बाहर की जो जगह थी ओवरसीज में भी ट्रेडिंग करते थे। तो आइडियाज का, कॉन्सेप्ट ऑफ वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ सील्स, इन सब का भी बहुत आदान प्रदान, बहुत ज्यादा प्रोपेगेशन हुआ था, तो वो भी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हुआ था। इसके अलावा स्टोन ब्लेड्स आर्टिसंस, जो क्राफ्ट पर्सन होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, वो यूज करते थे। इसके अलावा बेक्ड ब्रिक्स, वो हमने चैप्टर की बिगनिंग में ही देखा था, बीड्स, ब्रिक्स एंड बोन्स। तो बेक्ड ब्रिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हड़प्पन कल्चर का। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जहां से हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिली है हड़प्पा के बारे में, इसके अलावा भी हम न्यूज में देखते रहते हैं कि बहुत सारी नई साइट्स भी डिस्कवर हो रही हैं। अभी जैसे कि हमने देखा था रिसेंटली राखीगढ़ी जो साइट है हरियाणा में, वहां पर भी बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है। वहां पर अभी अभी एक म्यूजियम बनने का भी डिसाइड हुआ है हड़प्पन सिविलाइजेशन पे बेस्ड। तो कुछ साइट्स है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जहां पर हमें कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से हड़प्पन कल्चर मिला है, और उन जगहों को हम इम्पोर्टेंट मानते हैं क्योंकि वहां से हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो इसमें सबसे पहले है मोहनजोदाड़ो।
उसके बाद चान्होदारो, नागेश्वर एंड बालाकोट, धोलावीरा, लोथल एंड कालीबंगन, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके अलावा राखीगढ़ी है, बनावली है, कोटदिजी है, मांडा है और बहुत सारी साइट्स हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके अलावा और भी साइट्स हैं। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो बहुत ही प्लान्ड थी। एक ही जगह पर सारे काम नहीं होते थे। कुछ जगहें थी जो स्पेसिफिकली क्राफ्ट को डेडिकेटेड थी, कुछ जगहें थी जो स्पेसिफिकली ट्रेड को डेडिकेटेड थी, कुछ जगहों पे हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, हमें ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जिसको देख के आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं कि ये रॉयल सेंटर रहा होगा। तो ऐसा अगर हम देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में किसी एक साइट को या कुछ गिनी चुनी साइट्स को हम इम्पोर्टेंट नहीं कह सकते हैं। ये वो नाम है जो हमें पता होने चाहिए जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में हड़प्पन सिविलाइजेशन एक बहुत ही ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन थी और इसलिए वहां पर हर चीज को प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग सेटलमेंट्स थी, जैसा कि हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस का मतलब होता है कि वो कैसे अपने आप को सरवाइव करने में हेल्प करते थे। सरवाइव करने में बेसिकली उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स तो थी नहीं। आपको क्या खाने को मिल रहा है वो सबसे बेसिक है, बाकी रिक्वायरमेंट्स तो उसके बाद में है। आपको खाना मिलेगा तो आप सरवाइव करोगे। तो सबसे बेसिक थी उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। तो उस टाइम पे वो लोग प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स दोनों पे ही फीड किया करते थे, दोनों ही उनका फूड हुआ करते थे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो क्या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते थे वो हमें कैसे पता चला है। चार्ड ग्रेन्स और सीड्स को यूज कर चार्ड यानी कि जले हुए डिकम्पोज्ड फॉर्म में जो हमें ग्रेन्स और सीड्स मिले हैं उसको स्टडी करा है आर्कियोबोटैनिस्ट्स ने। अब ये हमको पता है कि प्लांट स्टडी को बॉटनी कहते हैं, तो इसको ये याद रखने का तरीका है कि बॉटनी से बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट। तो प्लांट प्रोडक्ट्स के बारे में कि वो कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते थे वो हमें बताया है आर्कियोबोटैनिस्ट्स ने बाय स्टडीइंग चार्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। अब इसमें हमें क्या क्या मिला है। सबसे पहले वीट, बार्ले, लेंटिल, सेसमी और मिलेट्स। वीट यानी कि गेहूं, बार्ले यू ऑल्सो नो ज्वार, लेंटिल्स जो भी हमारी पल्सेस होती है बेसिकली, इसके अलावा सेसमी तिल और मिलेट्स जो हमारे कोर्स ग्रेन्स होते हैं। ये हमको थ्रू आउट द सेटलमेंट वीट, बार्ले और लेंटिल, सेसमे ये जो चार है ये हमको थ्रू आउट द सेटलमेंट सब साइट्स पे ऑलमोस्ट मिले हैं। जो मिलेट है वो हमें स्पेसिफिकली उन साइट्स में मिला है जो गुजरात में लोकेटेड है। आगे हम मैप में देखेंगे कि कौन सी साइट्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड है, ताकि फिर हमें अकॉर्डिंगली समझ में आएगा सबकी लोकेशन और हम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि वीट, बार्ले, लेंटिल और सेसमी ये चार जो क्रॉप्स हैं या ये चार के जो ग्रेन्स हैं वो हमें थ्रू आउट द सेटलमेंट स्कैटर्ड मिले हैं, जबकि जो मिलेट्स हैं जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो हमें सिर्फ गुजरात में मिले हैं। अब आते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स में। तो एनिमल प्रोडक्ट्स में अगेन वी नो द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एज जूलॉजी। तो इससे हम याद रखेंगे कि हड़प्पन पीपल एनिमल प्रोडक्ट्स क्या कंज्यूम किया करते थे वो हमको रिकंस्ट्रक्ट करके बताया है आर्कियोजूलॉजिस्ट ने। तो दोनों वर्ड्स में आप देखेंगे इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों जगह पर सिर्फ आर्कियो इज द न्यू टर्म। बाकी हमें पता ही है जो प्लांट स्टडी करते हैं वो बॉटनी कहलाती है और जो एनिमल स्टडी है वो जूलॉजी कहलाती है। उसके आगे हम आर्कियो लगा देते हैं क्योंकि ये वो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो जूलॉजिस्ट की तरह भी काम करते हैं या फिर जो बोटानिस्ट की तरह भी काम करते हैं। तो आर्कियोजूलॉजिस्ट्स ने हमें अलग अलग टाइप्स की बोन्स को स्टडी करके ये बताया कि कौन से एनिमल प्रोडक्ट्स जो हड़प्पन लोग थे वो कंज्यूम करते थे। इसमें क्या क्या एनिमल्स हमको बेसिकली मिले, कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ये तो थे हमारे डोमेस्टिकेटेड। जब उनने स्टडी किया उनने बहुत सारे टेराकोटा मॉडल्स उस पे बेस देखे तो उन्होंने ये पाया कि ये वो एनिमल्स थे जिनको डोमेस्टिकेट किया गया होगा। जो बोर है, डियर है, घड़ियाल है, ये सारे जंगली जानवर थे। इनके स्ट्रक्चर को देखकर, इनकी जो बोन्स मिली है उसको देखकर आर्कियोजूलॉजिस्ट्स ने हमें ऐसा बताया है कि ये वो स्पीशीज थी जो वाइल्ड थी, जिनके लिए हंट किया जाता था। और कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग ये वो स्पीशीज थी जिनको डोमेस्टिकेट करके पाला जाता था। तो अब हम बेसिकली पढ़ेंगे कि
एग्रीकल्चर को करने के लिए, जैसा कि हमने देखा, हमको आर्कियोबोटानिस्ट ने ये बता दिया कि हड़प्पा में ये ग्रेन्स कंज्यूम किए जाते थे, लेकिन एनिमल्स को तो हम कहीं से पकड़ के ला सकते हैं या हंट कर सकते हैं, लेकिन ग्रेन्स हमको कैसे मिलेंगे? जब लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होंगे, जब लोग उसको उगाएंगे, जब उसको कल्टीवेट करेंगे, तभी वो क्रॉप हमको या वो पर्टिकुलर ग्रेन हमको मिलेगा। तो इस टाइम पे जैसे हमारे फार्मर्स ट्रैक्टर्स यूज करते हैं या सीड ड्रिल्स यूज करते हैं या और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, वैसे ही उस टाइम के फार्मर्स ने भी कुछ टेक्नोलॉजी यूज करी होगी। तो इसमें हमने बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट को अभी तक जो भी फाइंडिंग्स मिली है उनसे हमें कैसे पता चलता है कि उस टाइम की एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी क्या थी, एग्रीकल्चर कैसे किया जाता था। तो सबसे पहले तो ये था कि हमको टेराकोटा स्कल्पचर्स और सील्स दोनों में बुल्स के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मिले हैं। जैसा कि अगर हम इस फोटोग्राफ में देखेंगे, जो हमारे पास ये कुछ डायग्राम्स है जो इंटरनेट से निकाले हुए हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो पेयर है, ये इसको देख के हमें पता चलता है कि एक पेयर ऑफ बुलक रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ बुलक्स हमें मिले हैं, बुल्स हमें मिले हैं। ऐसे ही अगर हम इस सील पे देखें तो हमें बुल्स के रिप्रेजेंटेशन दिखेंगे। तो इन सबको देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ऐसा समझा कि इसका मतलब जो बुल थी वो उस टाइम पे नॉन थी। इससे उनने ये डेसिफर किया, इससे उनने ये कंक्लूड किया कि इसका मतलब प्लोइंग के लिए, हल चलाने के लिए बुल जो है वो यूज करी जाती होगी। दूसरा जो एविडेंस हमें मिलता है प्लोइंग का, वो यहाँ से मिलता है कि हमें बहुत सारे टेराकोटा मॉडल्स ऑफ प्लो मिले हैं चोलिस्तान और बनावली से। तो अब हम लोग स्पेसिफिक सेटलमेंट्स की तरफ देखेंगे। इनमें से कुछ सेटलमेंट्स हैं जो मैप पे मार्क करने के लिए सीबीएसई की तरफ से हमारे सिलेबस में है, जो हमसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। इनमें से कुछ सेटलमेंट्स मार्क करने को, तो इनको अगर हम साथ देखते देखते चलेंगे थ्रू आउट द चैप्टर इन सेटलमेंट्स को रिवाइज करेंगे, तो आई एम श्योर कि चैप्टर एंड होने तक, पूरे एक्सप्लेनेशन तक हमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि कौन सी सेटलमेंट कहाँ पर है। तो वाइल वी आर स्टडिंग अबाउट दी सेटलमेंट्स, हम लोग ये देखते हुए चलेंगे कि कौन सी सेटलमेंट कहाँ पर लोकेटेड है और उसका रिवीजन करते रहेंगे। तो चोलिस्तान और बनावली ये दो सेटलमेंट्स थी जहां पर हमें टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो दिखे। अब इसमें अगर हम देखें तो बनावली जो है वो एक साइट है जो हमारे सिलेबस में है। बनावली है हरियाणा में, इधर हरियाणा और राजस्थान का जो बॉर्डर है उसका जो ये कर्व आप देख रहे हैं, इससे बिल्कुल ऊपर हम बनावली को मार्क करेंगे। ये है हमारा बनावली ऑन द मैप ऑफ इंडिया। तो चोलिस्तान और बनावली वो जगह है जहां पर हमें टेराकोटा मॉडल्स ऑफ फ्लो मिले हैं। इसके अलावा हमें कालीबंगन में बहुत सारी फ्लोड फील्ड्स मिली है। तो अब देख लेते हैं कि कालीबंगन कहाँ पर है मैप में। कालीबंगन है हमारा राजस्थान में। राजस्थान का जो अपर टिप है, जो हरियाणा और पंजाब से लगता हुआ है, इस अपर टिप में हम कालीबंगन को मार्क कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टू सेट्स ऑफ फरोज एट राइट एंगल्स। कालीबंगन में हमें दो सेट ऑफ फ्लोड फील्ड्स मिले हैं। तो अगर हम आज के टाइम में देखेंगे तो हमने देखा होगा कि फार्मर्स को जब दो क्रॉप्स एक साथ लगानी होती है तो वो एक लाइन में नहीं लगाते हुए कभी कभी उसको इस तरीके से लगाते हैं कि आधी फील्ड उनने एक जैसे आधी फील्ड अगर उन्हें हॉरिजॉन्टली प्लो करी और वहां पर एक क्रॉप उगाई, फिर वर्टिकली वो दूसरी फील्ड प्लो करेंगे और वहां पर दूसरी क्रॉप लगाएंगे। तो कालीबंगन की जो प्लोड फील्ड है वहां पर हमको टू सेट्स ऑफ फरोज मिले एट राइट एंगल। फरो बेसिकली मींस द प्लोड फील्ड व्हिच वाज देयर, जो प्लो करने के बाद जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको फरो कहते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर दो क्रॉप्स एक साथ उगाई जा सकती होंगी। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि लोगों के पास एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, एग्रीकल्चर को एक सस्टेनेबल तरीके से करने के लिए या फिर एक बोलते हैं ना अच्छे तरीके से करने के लिए उनके पास वो आइडिया था कि इस तरीके से दो क्रॉप्स एक साथ उगाई जा सकती है। So this suggests that multi-cropping was used in the civilization. Next is the traces of canals. Now traces of canals have been found in Shortughai. Shortughai is a site in Afghanistan. आगे हम देखेंगे कि Shortughai was also a major source of lapis lazuli. 11th क्लास में हमने पढ़ा था, आप लोगों को याद होगा, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में कि जो किंग एनमरकर था वो बहुत दूर दूर तक अपने मैसेंजर्स को भेजा करता था लैपिस लजूली में ट्रेड करने के लिए।
तो आगे हम देखेंगे कि ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है वो हड़प्पन से ही डील करती थी फॉर द परचेज ऑफ लैपिस लज़ूली। तो शॉटूघाई जो है इसके लिए हमें दो चीजें याद रखनी है। पहली तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि यहाँ पे हमें ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं, और दूसरा कि दिस वाज अ मेजर सोर्स ऑफ लैपिस लज़ूली, जो कि हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। अब ट्रेसेस ऑफ कैनाल से क्या पता चलता है? अगर मैं आपको कहीं पे भी एक ओपन फील्ड में लेके जाऊं जहां पर आपको एक वेल दिखे, या आपको वहां पर कोई भी कैनाल बना हुआ दिखे, कोई भी नहर बनी हुई दिखे, कोई भी रिवर बनी हुई दिखे, तो इससे हम क्या कंक्लूड करेंगे? कि वहां पर पानी यूज होता था, वहां पर इरिगेशन यूज होता था। तो वैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको भी समझा है कि वहां पर हमको ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स मिले हैं, इसका मतलब कि इरिगेशन यूज किया जाता होगा। अब इरिगेशन को यूज करने में हमें ये समझना है कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल जो है वो हमें शॉटूघाई में मिले हैं, ऐसी सारी जगहों पर मिले हैं जो सेमी एरिड एरिया है। अगर हम इस मैप को दोबारा देखेंगे तो ये सारा जो पार्ट है ये सेमी एरिड से एरिड के बीच में आता है, राइट? तो सेमी एरिड से एरिड होने की वजह से ये नॉर्मल सी बात थी कि यहाँ पर इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अभी भी अगर हम देखें तो ये सारे के सारे एरियाज जो सेमी एरिड से एरिड के बीच में आते हैं, यहाँ पर हमको बहुत अच्छी इरिगेशन फैसिलिटी चाहिए होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो उस टाइम पे भी इरिगेशन की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि ये सारी की सारी सेटलमेंट्स, मैक्सिमम सेटलमेंट्स जो थी वो सेमी एरिड से एरिड लैंड्स में थी, और यहाँ पर क्रॉप उगाने के लिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन या फिर पानी की जरूरत होती थी, क्योंकि यहाँ पर बारिश उतनी ज्यादा नहीं होती है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स। इसके अलावा धोलावीरा, अब धोलावीरा अगेन देख लेते हैं कहाँ पर है। धोलावीरा है हमारा गुजरात में, और धोलावीरा जो है ये एक जीके के लिए कि धोलावीरा जो है वो सबसे रीसेंट साइट है जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमको मिली है, जिसके हमें प्रमाण मिले हैं कि हाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की है, यहाँ से हमें हड़प्पन कल्चर मिला है। तो धोलावीरा इज द मोस्ट रीसेंट साइट फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका पूरा नाम है आईवीसी धोलावीरा। ये है गुजरात में। गुजरात में हम देखेंगे ये जो टिप है, इस टिप से अगर हम स्ट्रेट ऊपर जाएंगे तो ये जो ऊपर का कर्व है इसके नीचे हम धोलावीरा को मार्क कर देंगे। धोलावीरा में हमें बहुत सारे वाटर रिजर्वॉयर्स मिले हैं, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वहां पानी की जरूरत होती थी और लोगों के पास क्या क्या स्ट्रक्चर्स थे उस पानी को कंजर्व कर रखने के लिए, उस पानी को सेव कर रखने के लिए। अब क्योंकि हम एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी का एक मेजर पार्ट था वाज द डिपेंडेंस ऑन ग्रेन्स, वाज द डिपेंडेंस ऑन अ वेजिटेरियन डाइट, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जहाँ पर हमें व्हीट मिला है, बार्ले मिला है, लेंटिल मिला है, चिकपी मिला है, सेसमे मिला है। तो इसलिए यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता होगा इन सारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को या फिर इन सारी क्रॉप्स को उगाने के लिए। अब हम आएंगे कि क्यों हम इस सिविलाइजेशन को एक अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली 8 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जाता है। तो इसमें हमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना, सारी इंफॉर्मेशन पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमारे सामने मैप है ये मोहनजोदाड़ो का है। इसे टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं। जिन लोगों ने 11th में ज्योग्राफी पढ़ी है उनको पता होगा कि टोपोग्राफिकल मैप हम लोग हाइट के बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। जिन्हें नहीं पढ़ी है उनके लिए बिल्कुल बेसिक है कि ये जो मैप है इसको हम एक टोपोग्राफिकल मैप कहते हैं, और इसमें जो ये डिफरेंट डिफरेंट कर्वी लाइंस हम देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो भी हमारी लाइंस चल रही हैं, ये सब लाइंस हमको बताती हैं कि क्या हाइट है। सो दिस वाज द बेसिक। अब इसमें हम देखेंगे ब्रॉडली, अगर देखें तो सबसे पहली चीज हमें क्या दिखती है, दो डिफरेंट पार्ट्स, सिटाडेल और लोअर टाउन। दिस वाज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मैक्सिमम जो सेटलमेंट्स थे, मैक्सिमम जो साइट्स थी वो हमें इसी फॉर्म में मिली है, सिटाडेल और लोअर टाउन के फॉर्म में। मोहनजोदाड़ो के बारे में मोहनजोदाड़ो में से हमें सबसे ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली है, और एक मोहनजोदाड़ो हमें एक ऐसी जगह की तरह दिख रही है जहां पर एक्सचेंज हुआ करता होगा, इसलिए हम मोहनजोदाड़ो को एग्जाम्पल मानते हुए हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों अर्बनाइज था इसको आगे देखेंगे। तो सिटाडेल और लोअर टाउन सबसे पहली चीजें जो हमें मोहनजोदाड़ो का टोपोग्राफिकल मैप देखकर ही समझ में आ जा रही है कि
सिटाडेल अलग होता था और लोअर टाउन अलग होता था, और बीच में हम देखेंगे अच्छा खासा गैप था। इसका मतलब दोनों में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइफर्केशन था। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी हमारी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, और इसका सबसे यूनिक फीचर था वो यही था कि यहाँ पर बहुत सारे अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट हमको मिला है। मोहनजोदाड़ो था वो अर्बन सेंटर्स में सबसे वेल नोन था, इसलिए हम जब भी अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं तो हम हमेशा मोहनजोदाड़ो का नाम सबसे पहले लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में। अब कुछ फीचर्स थे भी अर्बन हम किसी जगह को क्यों कहेंगे, आज भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हम किसी जगह को अर्बन कहते हैं, किसी जगह को रूरल कहते हैं। तो इसमें अगर हम ऐसा देखें तो हमको लगता है कि बहुत ही डिफिकल्ट है या बहुत ही कुछ बोरिंग चीज है जो हम पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ डिफिकल्ट चीज है जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे हमारी एवरीडे लाइफ से, हम आज भी तो कुछ फीचर देखकर ही किसी जगह को अर्बन या रूरल कहते हैं ना, तो वैसे ही फीचर्स उस टाइम के भी रिलेटेड आर्कियोलॉजिस्ट्स को मिले हैं, जिसके बेसिस पे उनने इंडस वैली को एक अर्बन सिविलाइजेशन कहा है। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को 4 डिविजन्स में डिवाइड किया गया, जो हम इस फ्लो चार्ट के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला तो है डिवीजन इनटू लोअर टाउन एंड सिटाडेल। एक बोल सकते हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीका था किसी भी चीज को करने का। आगे हम देखेंगे कि लोअर टाउन और सिटाडेल में भी क्यों डिवाइड किया गया था, कि कुछ जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स थे वो सिटाडेल पे बनाए जाएंगे, लोअर टाउन पे सारे के सारे नॉर्मल लोग, जो भी रेगुलर लोग हैं, जो भी ट्रेडर्स हैं, आर्टिसंस हैं, क्राफ्ट पर्संस हैं, फार्मर्स हैं, जो भी उस टाइम के ऑक्यूपेशनल कैटेगरीज रही होंगी, वो सब लोग लोअर टाउन में रहेंगे। तो एक डिवीजन था लोअर टाउन और सिटाडेल के बीच में। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड माना जाता है उस टाइम में। ये हमने हमेशा सुना है कि इंडस वैली का जो ड्रेनेज था उसी ने सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट को शॉक किया था कि एक एंशिएंट सिविलाइजेशन में इतना वेल डेवलप्ड और इतना प्लान ड्रेनेज होना। तो drainage system was an important feature of the civilization which made it urban. Next was the domestic architecture. तो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में जैसा हम आज देखते हैं कि हमारे घर इस तरीके से बनाए जाते हैं कि प्राइवेसी मेंटेन हो। कुछ रूम्स होते हैं जैसे कि हमारा बेडरूम हो गया, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए होते हैं, जो हमारा ड्राइंग रूम होता है, जो हमारा लिविंग रूम होता है, वो कॉमन एक्टिविटीज के लिए होता है, जहाँ पर पूरी, जैसे कि सबका अपना पर्सनल लिविंग रूम नहीं होता, सब लोग लंच डिनर अपनी बाकी एक्टिविटीज जो भी हम करते हैं, साथ में बैठ के गाना गाना, साथ में बैठ के खेलना, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो हम करते होंगे, वो सारी एक्टिविटीज हम अपने लिविंग रूम में करते हैं। लेकिन सबके लिए अपने पर्सनल बेडरूम्स होते हैं। तो ये सब फीचर्स हमें इंडस वैली के डोमेस्टिक आर्किटेक्चर में भी देखने को मिले, कि एक मेन कोर्टयार्ड विच वाज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, जहां पर सारी एक्टिविटीज लोग मिलकर करते थे। इसके अलावा कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स जो लोगों के लिए पर्सनल थे। नेक्स्ट हम देखेंगे सिटाडेल। तो अब सिटाडेल की भी अपनी कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी जिसकी वजह से उसको अलग किया गया था। तो वो हम देखेंगे कि ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स थे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक अर्बन सिविलाइजेशन बनाते थे। सबसे पहला था डिवीजन इनटू लोअर टाउन एंड सिटाडेल, दूसरा था द ड्रेनेज सिस्टम, थर्ड वाज द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एंड फोर्थ वाज द सिटाडेल। अब इनके अंडर क्या क्या चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीजें थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, आगे हम वो देखेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट, डिवीजन इनटू लोअर टाउन एंड सिटाडेल। अब सिटाडेल वो पार्ट था जो स्मॉलर था, साइज में छोटा था लेकिन ऊंचा था। लोअर टाउन वो पार्ट था जो बड़ा था लेकिन लोअर हाइट पे था। हाइट कुछ नहीं थी, हाइट बिल्कुल ग्राउंड लेवल थी, लेकिन बहुत बड़ा था लोअर टाउन। सिटाडेल बहुत ऊंची हाइट पर था लेकिन साइज में छोटा था। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा देखा है कि सिटाडेल पे जो स्पेस थी वो हमारे पास लिमिटेड थी। तो स्पेस लिमिटेड होने का मतलब क्या हुआ कि जो सिविलाइजेशन थी वो हमको पहले प्लान करनी पड़ेगी। आई मीन कुछ भी हमें अगर एक लिमिटेड स्पेस गिवन है, अगर हमें एक A4 साइज पेपर दिया जाएगा और उसमें बोला जाएगा एक सीनरी बनाओ, तो हम पहले उसको हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको देखना होता है कि कितनी स्पेस हमें लगेगी अपने पूरे आइडिया को पेपर पे उतारने के लिए, हम अकॉर्डिंगली अपनी ड्राइंग को बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमको पता चलता है कि जो स्पेस थी सिटाडेल पे वो लिमिटेड थी। क्यों?
क्योंकि सिटाडेल जो था वो एक हाई प्लेटफॉर्म पे पहले एक प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किया जाता था, एक हाई प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्ट किया जाता था और फिर उसके ऊपर वो सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे। इसका मतलब कि जो स्पेस थी वो लिमिटेड होगी, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा वो तो एक स्पेसिफिक साइज का बनाया जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सिटाडेल के ऊपर का एरिया था पहले उसको पूरा ढंग से प्लान किया जाता था, फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म और उसके ऊपर के स्ट्रक्चर्स जो थे वो कंस्ट्रक्ट किए जाते थे अकॉर्डिंग टू द प्लान। इससे हमें पता चलता है कि जो लेबर था उसका एक बहुत ही बड़े स्केल पे मोबिलाइजेशन होता था। द लेबर वाज मोबिलाइज्ड ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, इतने बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए हमें लेबर की जरूरत है। ये पहली एविडेंस है डिवीजन ऑफ सिटाडेल एंड लोअर टाउन। किस तरीके से जो सिटाडेल है वो पहले प्लान करा जाता था, फिर कंस्ट्रक्ट करा जाता था, किस तरीके से जो लेबर है उसका मोबिलाइजेशन करना पड़ता होगा इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। इससे हमें पता चलता है कि सिविलाइजेशन कितनी प्लान्ड थी, हर चीज बहुत ही प्लानिंग से करी जाती थी। अब हम देखेंगे सिटाडेल और लोअर टाउन की कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सिटाडेल जो थे वो एक्चुअल में मड प्लेटफॉर्म्स, मिट्टी से बने हुए ऊंचे ऊंचे टीले होते थे और इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इन टीलों के ऊपर बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करी जाती थी। और ये सिटाडेल जो था वो एक तरीके से फोर्टिफाइड था या फिर हम कहेंगे वॉल्ड था। ठीक है, तो वॉल्ड होने का रीजन क्या था कि लोअर टाउन से ये बिल्कुल सेपरेटेड था। नेक्स्ट था लोअर टाउन। अब लोअर टाउन जो था वो भी एक तरीके से वॉल्ड था। कहने का मतलब था कि जो सिटाडेल और लोअर टाउन था उसमें एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल सेपरेशन था। दोनों दोनों की अपनी अपनी अलग, कह सकते हैं, एक लाइन ऑफ वॉल थी जो दोनों को सराउंड करती थी। लोअर टाउन में कुछ बिल्डिंग्स जो थी वो रेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे बनाई जाती थी और ये जो रेस्ड प्लेटफॉर्म्स थे ये फाउंडेशंस की तरह सर्व करते थे। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई दोनों के बारे में। अब नेक्स्ट जो हम देखेंगे वो देखेंगे बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल comes from the topic of our lesson. The basic building material was the brick. तो ब्रिक जो थी वो सन ड्राइड भी थी और बेक्ड भी थी और इन ब्रिक्स का एक स्टैंडर्डाइज्ड रेशियो होता था। वो रेशियो ये होता था कि आपने जो हाइट डिसाइड करी है, आपकी ब्रेड्थ उसकी 2 टाइम्स होगी और आपकी लेंथ उसकी 4 टाइम्स होगी। तो वो ब्रिक कुछ ऐसी दिखती थी जैसा कि हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। नेक्स्ट वाज द लेइंग आउट ऑफ ड्रेन्स। तो यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है कि बहुत ही केयरफुली प्लान ड्रेनेज थी, बहुत ही सोच समझकर बनाई गई थी ड्रेनेज, ये देखते हुए कि सब घरों का पानी जो है वो, सब घरों का जो भी वेस्ट मटेरियल है फ्रॉम द बाथरूम्स, फ्रॉम द वॉशरूम्स, वो जा पाए थ्रू ड्रेनेज टू अ प्लेस जहाँ पर वो लोगों को इन्फेक्ट ना करे, वहाँ लोगों को वो हार्म ना करे। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छी प्लानिंग थी ड्रेनेज को लेकर। ये देखने वाली बात है कि जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी वो एक ग्रिड लाइक पैटर्न में, ग्रिड लाइक मतलब कि आपको याद होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम जो नोटबुक्स यूज करते थे मैथ्स की, उसमें ब्लॉक्स स्क्वायर नोटबुक जिसको हम कहते हैं, वो एक्चुअल में ग्रिड होती है। तो वैसे ही हम देखेंगे एक ग्रिड लाइक पैटर्न था हड़प्पन सिविलाइजेशन की रोड्स और स्ट्रीट्स के बीच में। और ये जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी ये राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती थी। तो अगर हम वापस से अपने मोहनजोदाड़ो के मैप पर आए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो छोटे 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 हमें स्क्वायर्स बने हुए देखते हैं और सारी की सारी जो रोड्स और स्ट्रीट्स है, सारी की सारी जो रोड्स और स्ट्रीट्स है वो राइट एंगल्स पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या कि जो रोड्स और स्ट्रीट्स थी वो राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती थी। अब राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करवाने का क्या रीजन रहा होगा ये हम वापस से देखेंगे आगे। अब कि the streets with drains were laid down first and then the houses were built along it. जो ड्रेनेज सिस्टम था, जो हमारी ड्रेन्स थी, जो स्ट्रीट्स थी, वो पहले बनाई गई थी और उसके बाद उन ड्रेन्स के अलोंग घर बनाए गए थे। ऐसा क्यों हमें पता चला, ऐसा कैसे आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला? क्योंकि हर घर की एक दीवार, एवरी हाउस हैड वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट फॉर द डोमेस्टिक वाटर टू फ्लो। जो भी वेस्ट वाटर है किसी घर का, उसको घर से बाहर निकालने के लिए हमें एक ऐसी दीवार चाहिए जो स्ट्रीट को फेस करती हो, ताकि उस दीवार के थ्रू एक ऐसा पाइप निकले या ऐसा एक
ड्रेनेज चैनल निकले जहां से डोमेस्टिक वाटर बाहर जा सके। इसीलिए सारी की सारी जो स्ट्रीट्स और रोड्स थी वो राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती थी और हर घर की एक दीवार जो सड़क थी, जो स्ट्रीट थी, उससे लगती हुई थी। इस वॉल के थ्रू जो ड्रेनेज था वो जाता था और सारा का सारा डोमेस्टिक वाटर जो था वो उन ड्रेन्स में फिर फ्लो करता था बाहर टू गो टू द मेन ड्रेनेज। अब ये जो मेन चैनल थे ये बनाए जाते थे ब्रिक्स को यूज करके, ताकि जो शेप है वो स्टर्डी रहे, ड्रेनेज पैटर्न जो है, जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत जल्दी कोलैप्स ना करे। अगर हम सिर्फ गड्ढे खोद देंगे सब जगह पर तो फिर उनमें बहुत जल्दी सिल्टिंग हो जाएगी, बहुत जल्दी वो चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो प्लान होने की वजह से, अर्बन होने की वजह से वहां पर जो भी मेन चैनल्स थे ड्रेनेज के उनको ब्रिक्स और मॉर्टर की पेस्ट को यूज करके सेट किया गया था और साथ में उन ड्रेनेज चैनल्स को कवर भी किया गया था यूजिंग लूज ब्रिक्स या फिर लाइमस्टोन। नेक्स्ट जो था वो प्लानिंग का इंडिकेशन वो ये था कि बहुत लॉन्ग ड्रेन्स जो थी वहां पर सम्स जो हम आज के टाइम में मैन होल्स कहते हैं, मैन होल्स आपने देखे होंगे, बहुत बार रेगुलर इंटरवल्स में मैन होल्स दिए रहते हैं। एक सर्कुलर डिप्रेशन काइंड का होता है जिसको हमने कवर कर रखा होता है, जिसको खोलकर फिर उस पर रेगुलर क्लीनिंग करी जाती है ताकि कोई भी अंदर चोकिंग ना हो, किसी भी तरीके की कोई भी अगर गंदगी का इकट्ठी हो रही हो तो वो वहां से साफ की जा सके। तो उस टाइम पे भी बहुत ही जो लंबे ड्रेन्स थे जहां पर जो बहुत लंबे डिस्टेंस तक चलते थे वहां पर रेगुलर इंटरवल्स पे सम्प्स थे जो एक तरीके के मैन होल्स थे जिसके थ्रू क्लीनिंग की जा सकती थी इन ड्रेन्स की ताकि ये चोक ना करे। नेक्स्ट था कि ड्रेनेज सिस्टम ऐसा नहीं था कि सिर्फ बड़ी बड़े शहरों में, मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा में यही में मिले। जो स्मॉलर सिटीज हैं, जो छोटी सेटलमेंट्स हैं, वहां पर भी हमें ये ड्रेनेज सिस्टम मिले हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक तरीके से बोलते हैं ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब वो सोचते थे कि यहाँ पर हमें सिटी बनानी है, सबसे पहले वो लोअर टाउन और सिटीजल के डिवीजन के बारे में सोचते थे, सिटीजल में क्या होगा वो प्लान करते थे और उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम को प्लान करते थे। तो लोअर टाउन और सिटीजल तो मैक्सिमम हमको जो बड़े अर्बन सेंटर्स है वहीं पर मिलता था, लेकिन ड्रेनेज एक ऐसी चीज थी जो हमें स्मॉलर सिटीज में भी मिलती थी, जो हमें स्मॉलर सेटलमेंट्स है वहां पर भी मिली है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोथल, लोथल में जो हाउसेस थे वो मड ब्रिक्स को यूज करके बनाए जाते थे और जो ड्रेन्स थी वो बर्न्ट ब्रिक्स को यूज करके बनाए जाते थे। तो अब यहाँ विजुअलाइजेशन के लिए अगर हम देखें तो ये एक एग्जांपल है एक ड्रेन का, लोथल से एक ड्रेन का। तो इस तरीके से जो ड्रेनेज थी वो जितनी भी साइड, जितनी भी सिटीज थी सेटलमेंट की, उन सब जगह पर ड्रेनेज बनी हुई थी। नेक्स्ट फीचर था हमारा डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। तो अब हम डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला तो है लोअर टाउन। जो जितना भी डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो हमें मिलता है लोअर टाउन में, क्योंकि ये वो जगह थी जहां पर लोगों का रेजिडेंस था, जहां पर जो कॉमन लोग थे उनका रेजिडेंस था, जैसा कि आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना है। क्योंकि सिटीजल में हमें बहुत ही इलेबोरेट, बहुत ही ग्रैंड बिल्डिंग्स मिली है, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि वो एक तरीके से रॉयल सेंटर रहा होगा। इसकी हमें बहुत एविडेंसेस नहीं मिले कि वो एक्चुअल में रॉयल सेंटर था कि नहीं था, लेकिन बहुत इलेबोरेट स्ट्रक्चर्स मिलने की वजह से हम ऐसा मानते हैं कि हर कोई तो इनको कंस्ट्रक्ट कराता नहीं होगा, जो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होता होगा वही इनको कंस्ट्रक्ट कराता होगा। इसीलिए डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का जो हमें एग्जांपल है वो हमें लोअर टाउन से मिलता है। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक मेन कोर्टयार्ड होता था जो सेंटर ऑफ द हाउस होता था और इस कोर्टयार्ड के चारों तरफ रूम्स होते थे। अगर हम यहाँ पर इसका डोमेस्टिक आर्किटेक्चर का स्ट्रक्चर देखें, ये हमारी बुक का एक डायग्राम है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मेन हमारा पार्ट था ये कोर्टयार्ड का था और इसके चारों तरफ हमारे पास अलग अलग रूम्स थे। इसके चारों तरफ जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास अलग अलग रूम्स थे जो कोर्टयार्ड के सराउंडिंग थे। Now, as I told you about the living room, similarly, the courtyard was the center of activities, especially during dry and hot weather. अब अगर
ड्राई और हॉट वेदर में, तो नॉर्मल सी बात है, हम अभी भी देखेंगे, हम एक वेंटिलेटेड जगह पर बैठना पसंद करते हैं जहाँ पर बहुत सारी खिड़कियां हो। और आगे हम देखेंगे कि जो यहाँ पे जो रूम्स हुआ करते थे ग्राउंड लेवल पे, वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी खिड़की नहीं होती थी, बिकॉज दे वांटेड टू मेंटेन प्राइवेसी। इसलिए ड्राई और हॉट वेदर के टाइम पर जो भी एक्टिविटीज थी मैक्सिमम, वो सब कोर्टयार्ड में करी जाती थी। इसलिए कोर्टयार्ड वाज कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज। कुछ एग्जांपल ऑफ एक्टिविटीज हो गए जैसे कि कुकिंग, वीविंग, ये सारी एक्टिविटीज जो उस टाइम पे मेजर रही होंगी, ये सब कोर्टयार्ड में करी जाती थी। Next was the concern of privacy. As I told you कि there were no windows on the ground floor. ग्राउंड फ्लोर के किसी भी रूम में कोई विंडो नहीं थी। इससे हमें ये पता चलता है कि एक मॉडर्न टाइम की तरह उस टाइम में भी कंसर्न फॉर प्राइवेसी था। नेक्स्ट, द एंट्रेंस डिड नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर और द कोर्टयार्ड। जो एंट्रेंस था घर का, अगर हम वापस से इस मैप में जाएंगे और हम यहाँ पर अगर एंट्रेंस देखेंगे, तो ये जो हमारी एंट्रेंस है, यहाँ से किसी भी तरीके से हमें डायरेक्ट व्यू ना ही कोर्टयार्ड का दिख रहा है और ना ही किसी कमरे का दिख रहा है। हम बहुत क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि एंट्रेंस को बिल्कुल एक सेक्लूडेड बनाया गया था, जहाँ से एंटर होकर सिर्फ वही लोग आ पाए जो उस घर को या उस फैमिली को बिलोंग करते हैं। और इसके अलावा अगर बाहर वाला कोई एंट्रेंस पे खड़ा है तो वो घर के अंदर की कोई भी एक्टिविटी ना देख पाए। तो दो चीजें जिनसे हमें पता चलता है कि प्राइवेसी के लिए कंसर्न था। एक तो ये कि देयर वर नो विंडोज ऑन द ग्राउंड फ्लोर, दूसरा the entrance did not give a direct view either of the interior or the courtyard of the house. Now the next is that some houses have shown remains of staircases which indicates the presence of duplex house structures. कुछ घरों में हमें staircases के remains मिले हैं, जिससे ऐसा समझ में आता है अब staircase क्यों यूज होगा जब आपको ऊपर नीचे चढ़ना होगा। तो स्टेयर केस के यूज से ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर डबल स्टोरीड बिल्डिंग्स भी रही होंगी, जो अगेन एक बोल सकते हैं हम मार्वेलस फैक्ट है इस सिविलाइजेशन के बारे में कि इतने पुराने टाइम में जब टेक्नोलॉजी, अब ऐसे देखे तो लगता है कि बहुत ही अच्छी थी, ड्रेनेज भी थी, एग्रीकल्चर रिलेटेड भी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अगर हम कंपेयर करें और जैसा हम अगर अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से सोचें कि आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और उस टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी नहीं रही होगी, क्रेन्स को यूज करना या फिर जो भी हमारे मिक्सर्स हैं उनको यूज करना, तो उस टाइम पर भी हमें ड्यूप्लेक्स हाउस स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। कैसे देखने को मिले हैं? बाय द रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस। स्टेयरकेसेस से आर्कियोलॉजिस्ट्स का ऐसा कहना है कि यहाँ पर ड्यूप्लेक्स हाउस स्ट्रक्चर्स रही होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक स्टेयरकेस है जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। Now the next was the drainage at the household level. तो ड्रेनेज, जैसा कि मैंने बोला कि बहुत ही प्लान्ड सिविलाइजेशन थी, तो ड्रेनेज जो थी वो सिटी लेवल पर भी प्लान थी और हाउस लेवल पर भी प्लान थी। अब हाउस लेवल पर वो कैसे प्लान थी? हर हाउस में अपना एक खुद का बाथरूम होता था, जिसको ब्रिक्स यूज करके पेव किया जाता था, यानी कि एक क्लेनलीनेस का बहुत थॉट था, क्योंकि अगर एक सिर्फ हमने बाथरूम बना दिया तो वहां पर बहुत ज्यादा मड हो जाएगी, कुछ भी पानी वगैरह कुछ भी गिरेगा तो वहां पे बहुत ज्यादा मड हो जाएगी, मड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बहुत कीचड़ जैसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो बाथरूम्स थे, हर घर में एक बाथरूम था और वो बाथरूम प्रॉपरली पेव्ड था ब्रिक्स से। वहां पर प्रॉपरली ब्रिक्स और मोटर के पेस्ट, जैसा कि हमने ड्रेन्स के केस में देखा था, वैसे ही घर पे भी जो बाथरूम था उसको प्रॉपरली ब्रिक्स को यूज करके बनाया जाता था। जो डोमेस्टिक ड्रेन्स थी वो हमने देखा था, कॉमन वॉल थी घर की जो स्ट्रीट को फेस करती थी, तो वो जो कॉमन वॉल थी वो डोमेस्टिक ड्रेनेज को स्ट्रीट ड्रेनेज में पोर करती थी, डोमेस्टिक ड्रेन को स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्ट करती थी। अब जो हाउस ड्रेन्स थे इसमें भी बहुत प्लानिंग थी। जैसे कि जो हाउस ड्रेन्स थे, पहले वो एक सम्प या फिर एक सेसपिट में जाते थे। सेसपिट एक वाज अ काइंड ऑफ डिप्रेशन, एक काइंड का वो एक गड्ढा हम कह सकते था, जहां पर पहले जो भी सॉलिड मैटर होगा पानी में, वेस्ट वाटर में, वो सेटल हो जाए और फिर जो वेस्ट वाटर था वो स्ट्रीट ड्रेन्स में जाता था। अब इसका रीजन क्या था कि अगर हम सॉलिड मैटर को भी साथ में फ्लो करने देंगे तो फिर बहुत जल्दी ड्रेन्स है वो चोक करने लग जाएंगी। तो उस प्लानिंग को दिमाग में रखते हुए
उन लोगों ने इस तरीके से हाउस ड्रेन्स को डिजाइन किया था कि पहले जो भी वेस्ट वाटर होगा हाउस होल्ड वो एक सम्प या फिर एक सेसपिट में जाएगा, यहाँ पर जो भी सॉलिड मैटर है वो सेटल हो जाएगा और उसके बाद जो वेस्ट वाटर है वो स्ट्रीट ड्रेन्स में फ्लो करेगा और फिर आगे ड्रेनेज जो है वो कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वाज दैट एवरी हाउस हैड अ वेल, और ये जो हाउसेस थे इनकी जो वेल थी वो जनरली एक ऐसे रूम में हुआ करती थी जहां पर अगर कोई जाने आने जाने वाला कोई इंसान है जो नॉर्मल सिर्फ वहां से गुजर रहा है वो भी जा पाए और उस वेल को एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट है सिटिजन। सिटिजन में हमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जैसे कि ग्रेट बाथ एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया, वेयर हाउस एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हो गया। इसको देख के हमें ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी पब्लिक के लिए बनाए गए थे, ये एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बिलोंग करते होंगे, ये पूरी पब्लिक के लिए बनाए गए थे। अब इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स इसके एविडेंस हमें मिले हैं। सबसे पहला है वेयर हाउस, दूसरा है ग्रेट बाथ। वेयर हाउस के बारे में सबसे पहले देखेंगे तो एक बहुत ही मैसिव स्ट्रक्चर था जिसका अब हमें सिर्फ लोअर ब्रिक पोर्शन दिखता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट्स का ऐसा मानना है कि जो ऊपर वाला पार्ट था वो मे बी वुड या किसी और पेरिशेबल आइटम का बनाया गया होगा जो डिकम्पोज हो गया या फिर जो डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो ब्रिक पोर्शन है वो अभी भी रिमेन करता है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये एक काइंड का वेयर हाउस था। The upper portion made by the wood has decayed long time ago. Next was the Great Bath. Great Bath में सबसे पहले this was a large rectangular tank in a courtyard. एक कोर्टयार्ड बोल सकते हैं, एक बड़ी सी जगह पे एक बहुत ही बड़ा रेक्टेंगुलर टैंक था। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है हमारा ग्रेट बाथ, एक बहुत ही बड़ा सा रेक्टेंगुलर टैंक था। इट वॉज सराउंडेड बाय कॉरिडोर ऑन 4 साइड्स। तो इसके लिए अगर हम इस पिक्चर में देखें तो ये हमारा ग्रेट बाथ है और ये इसके चारों तरफ एक कॉरिडोर चल रहा है। अब इस चीज को जब हम इमेजिन कर पाएंगे तो ये चीज हमारे लिए याद करना बहुत इजी होगा। एक ग्रेट बाथ है, एक रेक्टेंगुलर टैंक है, उसके चारों तरफ एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के बाद 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स ऑन द नॉर्थ एंड द साउथ। 2 स्टेप्स हैं दो साइड पे, नॉर्थ और साउथ में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। नॉर्थ और साउथ दोनों जगह से 2 स्टेयरकेस है जो हमें ग्रेट बाथ के अंदर लेकर जा रहे हैं। The tank was made watertight using a mortar of gypsum. अब mortar बेसिकली पेस्ट, जैसा कि मैंने बताया, तो gypsum का एक पेस्ट यूज करके इस टैंक को watertight बनाया गया था। Next was that the water from this tank flowed into a huge drain. अब ये तो हमको पता ही है अभी तक, अगर इतनी अच्छी ड्रेनेज है तो फिर ऐसी चीजों में से जो भी वेस्ट वाटर है उसको ड्रेन करने के लिए भी कुछ सिस्टम होगा। तो इस ग्रेट बाथ का जो था वाटर वो भी एक ह्यूज ड्रेन में जाया करता था। टू द नॉर्थ अ स्मॉलर बिल्डिंग विद 8 bathrooms, 4 on each side. अगर हम इसके नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें एक छोटी बिल्डिंग दिखेगी जिसके, ये देख सकते हैं हम नॉर्थ में हमारे पास ये जो साइड है यहाँ पर हमको देखेगा कि 8 bathrooms है, 4 on each side. Now, as it was found on the citadel with several other distinctive buildings, scholars have thought of it to be of some special ritual significance. तो जैसा कि हमने देखा कि हमको सिटडल पे मिला है, तो ये हमें और बहुत सारी स्पेशल बिल्डिंग्स के साथ मिला है जिसकी वजह से स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि इसकी कुछ स्पेशल एक रिचुअल सिग्निफिकेंस रही होगी कि यहाँ पर कुछ स्पेशल बात या कुछ स्पेशल रिचुअल बात ऐसा कुछ किया जाता होगा। अब हमने देख लिया कि किस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन को हम अर्बन सिविलाइजेशन कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 4 फीचर्स। एक बार हम वो फीचर्स रिवाइज करेंगे फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। फर्स्ट वाज द डिवीजन इनटू लोअर टाउन एंड सिटीजन, सेकंड वाज द ड्रेनेज, थर्ड वाज द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर एंड फोर्थ वाज द सिटीजन और द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑन द सिटीजन। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सोशल डिफरेंसेस। क्या हड़प्पन सोसाइटी में किसी तरीके के कोई डिफरेंसेस थे?
क्या वहां पे किसी भी प्रकार का कोई सोशल डिफरेंस रहा होगा? इसको समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट के पास दो स्ट्रैटेजीज होती हैं, which are by the study of burials and by looking for specific luxuries. burials के केस में जो भी डेड लोग थे उनको किस तरीके से बरी किया जाता था, उनके साथ क्या बरी किया जाता था, क्या सबके साथ बरी किया जाता था या फिर कुछ ही लोगों के साथ को बरी किया जाता था, इसको देख के आर्कियोलॉजिस्ट ये बताती है क्या वहां पर रिच पुअर या कास्ट बेस्ड या कम्युनिटी बेस्ड या किसी भी तरीके से कोई डिफरेंस था क्या सोसाइटी में। दूसरा तरीका था बाय लुकिंग फॉर लग्जरीज। लग्जरीज वाज व्हेन यू लुक फॉर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स को ढूंढते हैं या समझते हैं या स्टडी करते हैं जो हमें लगता है कि ये तो बहुत ही महंगी चीजें रही होंगी या ये बहुत ही अमीर लोग यूज करते होंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से बरियल्स की स्टडी से सोशल डिफरेंसेस हड़प्पन सिविलाइजेशन में समझे हैं आर्कियोलॉजिस्ट्स ने। सबसे पहला था बाय द स्टडी ऑफ बरियल्स। इसमें हम देखेंगे कि ये जो स्ट्रैटेजी थी ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन से हमने डिराइव की थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमको पता है कि हमने सबने सुना है बाय द पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, ममीज ऑफ इजिप्ट, इन सब के बारे में हमने बहुत सुना है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता था, पिरामिड्स के अंदर जो रूलर्स थे उनको बरी किया जाता था और उनके साथ एक बहुत एनॉर्मस, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ वेल्थ भी हमको वहां पर मिला है। इस स्ट्रैटेजी को कि बरियल्स को स्टडी करके सोशल डिफरेंसेस या सोशल वेल्थ या ये सब निकालना, ये हमने एक्चुअल में इजिप्शियन सिविलाइजेशन से सीखा है कि अगर लोग आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं तो वो लोगों के मरने के बाद उनके साथ वेल्थ छोड़ेंगे। वो कितनी वेल्थ छोड़ रहे हैं या किस प्रकार की वेल्थ छोड़ रहे हैं, इससे हमें ये पता चलेगा कि वहां पर सोशल डिफरेंसेस थे कि नहीं थे। सबसे पहला है डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बरियल पिट। यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बरियल पिट। नाउ बरियल पिट कहीं कहीं पर जो थी सिर्फ हॉलोड आउट स्पेसेस थी, सिर्फ गड्ढे खोद रखे थे जिसके अंदर बॉडीज को गाड़ रखा था। कुछ जगह पर समटाइम्स इट वाज लाइंड विद ब्रिक्स एंड समटाइम्स नॉट, कभी कभी उसको ब्रिक्स यूज करके प्रॉपरली अच्छे से बनाया जाता था, कभी कभी सिर्फ गड्ढा खोद के लोगों को वहां पे दफना दिया जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि अब जो ब्रिक्स यूज करते होंगे क्या पता वो अमीर रहे हो, वो ब्रिक्स को अफोर्ड कर पा रहे हो इसलिए उनके बरियल ऐसे बने हो, और जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हो उनको सीधे दफना दिया गया हो। नेक्स्ट वाज द आर्टिकल्स ऑफ यूज। जो आर्टिकल्स ऑफ यूज हमें बरियल पिट्स के अंदर से मिले हैं, इसमें सबसे पहला था पॉटरी एंड ज्वेलरी। पॉटरी एंड ज्वेलरी हमें ग्रेव्स में बरी किया हुआ मिला है। दिस शोज दैट देयर वाज अ बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, कि लोग जो थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। और ज्वेलरी, एक दूसरी बात यह है कि ज्वेलरी जो है वो हमें मेन और विमेन दोनों के बरियल से मिली है, ठीक है। तो जो पॉटरी और ज्वेलरी है वो हमें ग्रेव्स में मिली है। इससे हमें दिखता है कि लोग जो थे वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, कुछ हद तक शायद, लेकिन करते होंगे। और दूसरा ये है कि हमें मेन और विमेन दोनों के बरियल्स में ज्वेलरी मिली है। फॉर एग्जाम्पल एक हमें ornament मिला है consisting of 3 shell rings, a jasper bead and hundreds of micro bead found near the skull of a man. So now this is the description from a burial, right? So यहाँ पर हमें एक ornament मिला है जिसमें 3 shell से बनी हुई rings थी, एक jasper bead था। jasper was again a gem, एक तरीके का स्टोन था वो, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। और इसके अलावा बहुत सारे माइक्रो बीड्स हमें एक मैन के स्कल के पास मिले हैं। इसके अलावा कभी कभी हमें कॉपर मिरर भी मिला है। आगे हम देखेंगे कि ये सब चीजें एक्चुअल में लग्जूरियस आइटम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो एक तरीके से उस ग्रेव को देखकर या फिर उस बरियल पिट को देखकर आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा माना है कि हो सकता है कि ये इंसान जिसका ये स्कल है या जिसका ये बरियल पिट है वो अमीर रहा हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये सारी चीजें हमें गड़ी हुई मिली है। यहाँ पर अगर हम इस पिक्चर को देखें तो हम देखते हैं कि ये एक स्केलेटन है और स्केलेटन के पीछे हम देखते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज, जैसे कि पॉट हो गया या जो भी उस टाइम के ऑब्जेक्ट्स रहे होंगे यूज करने के लिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हमें मिले हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि इसका मतलब लोग इसको बरी करते होंगे, स्केलेटन्स के साथ या लोगों के साथ ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज भी बरी किए जाते हैं।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है उनका आफ्टर लाइफ में बिलीफ रहा हो, लेकिन जब हम एक ब्रॉडर पिक्चर पे देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि इट वाज नॉट वेरी कॉमन फॉर देम टू बरी थिंग्स विद द डेड। हमको मिले हैं बहुत सारे ग्रेव्स में ये, लेकिन अगर हमें ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर देखें तो ऐसा हमें पता चलता है कि वो उनका ऐसा कोई बिलीव नहीं था कि जो लोग मर गए हैं जिनको हम दफना रहे हैं उनके साथ हम इन चीजों को भी दफनाएं। सो अब जो पहली स्ट्रैटेजी थी आर्कियोलॉजिस्ट्स की वो थी बाय द स्टडी ऑफ बरियल्स। दूसरा था बाय लुकिंग फॉर लग्जरीज। तो लग्जरीज में हम देखेंगे आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या देखा। नाउ लग्जरीज की जो स्टडी थी दैट वाज बेसिकली ट्रेस्ड बाय द स्टडी ऑफ द आर्टिफैक्ट्स दैट वर फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन यानी कि खुदाई के टाइम पर जो भी हमको आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उन्हीं को देखते हुए, उन्हीं को समझते हुए, उन्हीं को पढ़ते हुए आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया है कि क्या यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस रहे होंगे। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो आर्टिफैक्ट्स जो थे उनको 2 कैटेगरीज में बांटा गया, यूटिलिटेरियन एंड लग्जरियस। यूटिलिटेरियन में वो ऑब्जेक्ट्स डाले गए जो डेली यूज के होंगे या जिनको बनाने के लिए बहुत ही ऑर्डिनरी चीजें यूज करी गई होंगी, क्योंकि अब ऑब्वियसली अगर किसी चीज को बनाने के लिए ऑर्डिनरी चीज यूज होगी, प्लास्टिक, अगर हम आज के टाइम पे देखें तो प्लास्टिक इज अ यूटिलिटेरियन आइटम। प्लास्टिक की बोतल आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, बट यस अगर कहीं पर गोल्ड की बोतल बनी हुई मिल रही है तो हम ये देखेंगे कि वो तो लग्जूरियस आइटम है, बिकॉज गोल्ड इज नॉट एन ऑर्डिनरी रॉ मटेरियल। सिमिलरली उस टाइम पर भी सेम स्ट्रेटेजी यूज करी गई, वो ऑब्जेक्ट्स जो डेली यूज के थे और वो ऑब्जेक्ट्स जिनको ऑर्डिनरी रॉ मटेरियल्स को यूज करके बनाया गया था उनको आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा यूटिलिटेरियन। अब यूटिलिटेरियन के कुछ एग्जांपल थे हमारे पास सेडल क्वॉन्स। सेडल क्वॉन्स आर बेसिकली सिलबट्टे का पत्थर। सिलबट्टे का पत्थर ऐसे हो सकता है आप लोग ना रिलेट कर पाए, बट आपने देखा होगा एक पत्थर होता है जिसपे चटनी बनाने के लिए जनरली जो हमारी ग्रैंड मॉम्स है वो यूज करती है उसको, उसमें हम चटनी बनाने के लिए और बहुत सारी चीजों को बेसिकली पीसने के लिए हम सिलबट्टे का यूज करते हैं। तो सेडल क्वॉन वाज बेसिकली सिलबट्टा, हमारी बुक में इसकी पिक्चर भी दी गई है। ये इस तरीके का था वो सेडल क्वॉन या फिर सिलबट्टा हुआ करता था। इस पे रब कर कर इस पे चीजों को रखा जाता था रब करने के लिए, और ये जो छोटा पत्थर है ये इसके ऊपर रब करा जाता था ताकि जो नीचे रखी हुई चीजें हैं वो ग्राइंड करी जा सके। बेसिकली दिस वाज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेट। अगेन यूटिलिटेरियन पहचानने का दूसरा तरीका क्या है, जो चीजें रेगुलर यूज में होंगी, जैसे कि अब अगर हम आज का एग्जांपल लें प्लास्टिक, हमको हर घर में किसी न किसी फॉर्म में प्लास्टिक मिल ही जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है हमको हर घर में गोल्ड की बोतल मिले या हर घर में हमको गोल्ड की थाली मिले। तो इसका मतलब कि जो आइटम्स ऑफ लग्जरी है दैट आर बेस्ड ऑन द चॉइस एंड द अफोर्डेबिलिटी, बट जो यूटिलिटेरियन आइटम्स है वो तो हमको चाहिए ही चाहिए। तो हमको ज्यादा से ज्यादा घरों में यूटिलिटेरियन आइटम्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसीलिए जो यूटिलिटेरियन आइटम्स थे वो हमें थ्रू आउट द सेटलमेंट दे वर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेटलमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पूरी सेटलमेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मिले हैं यूटिलिटेरियन आइटम्स। दूसरा कैटेगरी था आर्टिफैक्ट्स का लग्जरियस। अब लग्जरियस हम कैसे मानेंगे, या तो वो रेयर हो, बहुत ही मुश्किल से दिखे, कुछ एक दो जगहों पर आर्कियोलॉजिस्ट को खोदने पर वो मिले। अगर वो रेयर है इसका मतलब वो कुछ ही लोगों के पास है। अब अगर कोई चीज कुछ ही लोगों के पास है इसका मतलब वो लग्जरी होगी, क्योंकि अगर लग्जरी नहीं होती तो हर कोई उसको खरीद लेता या हर कोई उसको ले लेता। दूसरा, जो लग्जरियस आइटम्स होंगे उनको नॉन लोकल कॉस्टली मटेरियल से बनाया जाएगा। ऐसे मटेरियल्स जिनका दाम बहुत ज्यादा होगा या जिनको खरीदने के लिए हमको बहुत ज्यादा पेमेंट करना होगा या बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, उन मटेरियल से बनने वाली चीजों को हम लग्जरियस बोलेंगे। तीसरा, इनको बनाने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्योंकि अगर उसमें उसमें जितना काम करा हुआ होगा उतना ही उसका रेट बढ़ेगा। अब इसको हमने देखा है कि जो लग्जरियस आइटम्स है वो लार्जर सेटलमेंट जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, यहीं पर हमको कॉन्सेंट्रेटेड मिलते हैं। जो लग्जरियस आइटम्स है वो हमको सारी सेटलमेंट्स में ज्यादा नहीं मिलते, वो हमको जो लार्जर सेटलमेंट्स है जहां पर हम कह सकते हैं ज्यादा अमीर लोग रहते होंगे वहां पर ही हमको ये जो है लग्जरियस आइटम्स वो मिले। इसके अलावा अब हम लग्जरियस आइटम्स अगर कुछ एग्जांपल देखें तो उसमें था एक लिटिल पॉट ऑफ फायंस। फायंस एक मटेरियल था उस टाइम पे जिसको माना जाता है कि बहुत मुश्किल था वो पॉट बनाना। तो जहां जहां पे हमें लिटिल पॉट ऑफ फायंस मिला वहां हमने देखा है कि ये तो लग्जरियस आइटम है और उसको हमने स्पेशल कंसिडर किया है।
इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड हमें पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू करते थे उस टाइम के लोग। अभी हमें कैसे पता चलता है कि लोग बहुत वैल्यू करते हैं किसी चीज को? हमको पता चलता है कि हम कोई भी चीज को बहुत वैल्यू करते हैं? जनरली हमने देखा होगा कि आज के टाइम में भी अगर हमारे पास कुछ कुछ भी गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी होती है तो हम उसको लॉकर्स में रखना पसंद करते हैं, या अपने घर में भी हम उसको अलमारी के अंदर बिल्कुल एक सेफ जगह पर रखना पसंद करते हैं। तो उस टाइम पे भी आर्कियोलॉजिस्ट ने जब एक्सकेवेशन किया तो उनको होर्ड्स में से वो गोल्ड मिला। होर्ड्स यानी कि आपने कहीं अपने घर के अंदर खड्डा खोदा, या फिर आपने कोई एक बहुत ही आइसोलेटेड जगह पे गड्ढा खोद के वहां पे उसको छुपा दिया। उस टाइम पे लॉकर्स तो होते नहीं थे बहुत ज्यादा, तो आपने कोई गड्ढा खोद कर या कहीं पर भी उसको छुपा दिया ऐसी जगह पर कि वो किसी को ना मिले और सिर्फ आपको पता है कि वो कहाँ पर है। तो ऐसा आप तभी करोगे जब वो चीज बहुत रेयर होगी या बहुत वैल्यूएबल होगी आपके लिए। अब हम रोज के घर के बर्तन तो अपने लॉकर में रखते नहीं है, ऐसे ही वो अपने जो रोजमर्रा के यूज की चीजें हैं, जो उनके सेडल क्वांस है, जिनके सिलबट्टे के पत्थर हैं, जो पॉटरी है, उसको तो वो गड्ढा खोद के कहीं पर रखेंगे नहीं, वो तो उनके रेगुलर यूज के लिए है। और दूसरा, अगर वो गुम हो भी जाए तो वो नए खरीदे जा सकते हैं, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड जो गोल्ड था, या ये जो स्पेशल चीजें थी, जो लग्जूरियस आइटम थे, इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा मनी स्पेंड किया गया होगा। तो मनी स्पेंड किया होगा, बहुत ही रेयर होगा, उस वजह से उनको इसकी वैल्यू ज्यादा थी। तो इसीलिए ये हमको होड़ से मिली है, और होड़ से मिली है इसी से हमको ये पता चलता है कि इसकी बहुत वैल्यू रही होगी। बट अब इसमें भी एक कंफ्यूजन है। अब वो कंफ्यूजन क्या है कि जब हम ऑब्जेक्ट्स ऑफ एवरीडे यूज को पाए बना हुआ किसी भी प्रेशियस रॉ मटेरियल से, जैसे कि कॉपर मिरर, आगे हम देखेंगे कि जो कॉपर था वो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा नहीं मिलता था। वो कुछ दूसरी सेटलमेंट थी जहां से वो लोग उसको लिया करते थे। ठीक है, तो अब अगर एक मिरर है, अब एक मिरर तो एवरीडे यूज का चीज है, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट है। अब अगर वो हमको कॉपर से बना हुआ मिला है जो कि एक प्रेशियस रॉ मटेरियल है, तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे, यूटिलिटेरियन या लग्जूरियस? इस पे आज भी डिबेट चल रहा है और इस पे आज भी आर्कियोलॉजिस्ट रिसर्च कर रहे हैं। So that's all for this video. I'll see you very soon with the next part of this video. इसके लास्ट पार्ट के साथ ही मैं आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी। इतने पर्टिकुलर नोट्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं, ये मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहां पे क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर्स का वर्किंग होता था, किस तरीके से जो भी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट्स थी वो सब कॉन्टिनेंट्स के अलग अलग पार्ट्स से लाए जाते थे, किस तरीके से इस सिविलाइजेशन को खोजा गया, किस तरीके से इसका एंड हुआ। ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इनके आंसर्स हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे।